इकनॉमिक्स अर्थ चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत फर्म की इक्विलिब्रियम पर संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे और लागत फलन और आय फलन दोनों को दिए हुए होने पर कोई भी फर्म कैसे संतुलन की स्थिति प्राप्त करेगी, कितना उत्पादन करेगी, उसका कुल लाभ अधिकतम किस स्थिति में होगा, हम उन्हें उन गणितीय फलनों के माध्यम से निकालने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि जब तक हमें सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम संख्यात्मक प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। इसलिए पहले पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मूल्य निर्धारण पर जो वीडियो है मेरा, उसको पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि उन्हीं सैद्धांतिक आधार पर या उनमें जो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं उनको हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अंतर केवल इतना होगा कि यहाँ पर हम गणितीय समीकरणों का सहारा लेंगे और उनके माध्यम से निकालेंगे। इसके पिछले वाले अध्ययन में हमने रेखागणितीय विधियों का प्रयोग करके लागत और आय फलनों को औसत आय, सीमांत आय के रूप में वहाँ प्रदर्शित करके इक्विलिब्रियम में कुल उत्पादन और कुल लाभ आदि को निकालने का प्रयास किया था। तो हम एक फलन लेते हैं लागत का और आय का, और जो भी सूचनाएं हमें दी जाएंगी उस सूचना के आधार पर जिन भी उपकरणों का हमें प्रयोग करना होगा, उपकरणों का मेरा मतलब है कि जो हमारे सैद्धांतिक टूल्स हैं, जो हमारे संतुलन की शर्तें हैं, उनको हम दिए हुए सूचना के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में हम उन सैद्धांतिक जो ज़रूरतें हमें पड़ेंगी उनका हम उल्लेख करते रहेंगे और इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे। एक सरल सा उदाहरण मैंने लिया है जिससे हम प्रारंभ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, देखिए, ये टोटल कास्ट फंक्शन जिसको सी से दिखाया गया है वो ये है। हम आपको बता दें कि जो कास्ट फंक्शन दिए जाएंगे वास्तव में वैसे ही स्थिति सैद्धांतिक तौर पर फर्म के लागत के फलन के संदर्भ में होती है। और फर्म के लागत के फलन पीछे हम लोग पढ़ आए हैं, कुल लागत फलन कैसे होते हैं, औसत लागत फलन कैसे होते हैं, तो ये सीमांत लागत फलन कैसे होंगे, ये उसी को गणितीय रूप में प्रस्तुत किया गया है यहाँ। और इनको जब आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो वो वैसे ही फलन बनेंगे जैसे लागत के फलन होते हैं। तो अगर फलन को ऐसे हम नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख दें, वो एग्जैक्ट उसी वक्र के को प्रदर्शित करेंगे जैसे हमारे लागत के वक्र होते हैं। तो कुल लागत वक्र का ये फलन है और लिखा हुआ है 2/3 x की घात 3 x³ माइनस 5x² प्लस 25x प्लस 60। यहाँ पर हम आपको बता दें, पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी फंक्शन में जितनी घातें होती हैं उससे एक कम मोड़ बिंदु होते हैं। इसकी मैक्सिमम घात 3 है। इसका मतलब ये फलन ऐसे जाएगा, जिसमें पीछे आप पढ़ चुके होंगे कुल लागत फलन बनता कैसे है। तो कुल लागत फलन जैसे बनता वैसे ही रूप दे रहा है, पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो इस तरह से कुल लागत का ये फलन है, ऐसे 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 ऐसे, तो 2 टर्न पड़ेंगे ऐसे। तो वो लागत फलन है
और फर्म की प्राइस दी हुई है पर कमोडिटी या पर यूनिट, वस्तु का मूल्य जो है वो 37 रुपीज़ है। तो दो सूचनाएं हमको दिया है, एक वस्तु का मूल्य दिया है, दूसरे उस वस्तु के कुल लागत का फलन दिया हुआ है। और अब इस सूचना के आधार पर दो सूचनाएं आपको प्राप्त हैं, उनके आधार पर आपको ये करना है फाइंड आउट इक्विलिब्रियम आउटपुट, संतुलन में मूल्य क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, क्योंकि मूल्य तो बता दिया। और फिर पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितनी होगी संतुलन की। और उसी में आगे थोड़ा सा और हमने जोड़ा है कि हम यहीं पर औसत लागत कितनी होगी ये भी निकाल लें, या प्रति इकाई या पर यूनिट प्रॉफिट कितना होगा ये भी निकाल सकते हैं। तो उतना और करेंगे तो थोड़ी और एक्सरसाइज हो जाएगी, कुछ और जान जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो हमारे पास दो सूचनाएं हैं। एक कीमत की सूचना है। कीमत क्या होती है, ये आय होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है वो एक निश्चित कीमत जो उद्योग द्वारा निर्धारित होती है उसी पर अपना उत्पादन करती है। और आपने देखा वहाँ कि कीमत पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए निश्चित होती है। वो हर चाहे जितना वो उत्पादन करे उसी कीमत पर करना है। और मूल्य जो है वो आधार के समानांतर औसत आय की रेखा खींची जाती है, जो यहाँ पर 37 रुपये के बराबर होगी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर। और इस प्रकार से जो मूल्य होगा, अगर वो 37 है तो औसत आय भी 37 होगी, आधार के समानांतर होगी। और अगर औसत आय है तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की औसत आय और सीमांत आय दोनों एक ही होती हैं, दोनों एक ही वक्र होते हैं। और ये वक्र इस तरह से खींचे जाते हैं, ऐसे AR बराबर MR, और ये 37 रुपये के बराबर होगा। तो इस तरह का इसका मतलब है कि अगर हमें मूल्य दिया हुआ है तो इसका ये अर्थ है कि यही फर्म का औसत आय का वक्र है और यही फर्म का सीमांत आय का भी वक्र होगा। तो इस प्रकार से अब हमको दो सूचनाएं मिली, एक लागत की, औसत लागत की, और एक औसत आय की। और औसत आय के बहाने हमको सीमांत आय की भी सूचना मिल गई है। और अब पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की जो शर्त होती है वो आप ज्ञात करिए। वो शर्त दो होती है। एक तो ये होती है कि MC और MR दोनों बराबर हों। तो एक शर्त है MC बराबर MR। और ये देखिए, अगर इस चित्र को आप देखें तो ये पूर्ण प्रतियोगिता का चित्र है। इसमें ये है जो अभी मैं बता रहा कि 37 रुपये, ये 37 रुपये है कीमत। और इस कीमत पर ये उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर यही कीमत बनी रहेगी, यही औसत आय और यही सीमांत आय होगी। अब सीमांत लागत का एक वक्र होता है जो ऐसे होता है, और क्योंकि ये सीमांत आय का वक्र सीधा होता है और ये सीमांत लागत का वक्र उसको दो जगह काटता है, यहाँ और यहाँ, और दोनों बिंदुओं पर सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होती है। अब प्रॉफिट किस पर अधिकतम होता है ये पता करना है। और हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट यहाँ नहीं अधिकतम होता है, प्रॉफिट इस बिंदु पर अधिकतम होता है, जिस बिंदु पर सीमांत लागत की रेखा सीमांत आय की रेखा को नीचे से काटती हुई ऊपर जाती है। ऊपर से काटती हुई जब नीचे जाएगी तो ये अधिकतम बिंदु नहीं होगा, यहाँ उत्पादक उत्पादन नहीं करता है। इसके उत्तर पीछे आप देख लीजिएगा। यहाँ हम केवल इतना बता रहे हैं कि संतुलन का बिंदु ये है जहाँ पर सीमांत लागत सीमांत आय को काटती है। और अगर गणितीय दृष्टि से देखेंगे तो हम कहेंगे सीमांत लागत का वक्र नीचे से ऊपर जा रहा है, और जब कोई वक्र नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी ढाल बढ़ती हुई होती है। स्लोप बढ़ने का मतलब होता है कि सीमांत लागत का जो फंक्शन है, फलन है, अगर उसका हम डिफ्रेंसिएशन करें तो उसकी वैल्यू जो है, मतलब मार्जिनल कास्ट के फर्स्ट डेरिवेटिव या प्रथम अवकलज का जो मूल्य है वो धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि जब ढाल वक्र ऊपर जाता है तो dy/dx के मान धनात्मक होते हैं। इसलिए दो शर्तें हमको पूरी करनी होगी। एक तो ये कि MC बराबर MR हो, और दूसरा ये है कि MC MR यहाँ भी बराबर हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि संतुलन नहीं होता, यहाँ होता है, और यहाँ पर
MC का जो dx है ये ग्रेटर देन 0 या धनात्मक होता है। तो ये चीज़ें हमें याद रहें, तो ये हमें दोनों पूरी करनी है। तो ऐसी स्थिति में हमको दिया है कुल लागत और हमको चाहिए सीमांत लागत। तो हम कुल लागत से सीमांत लागत निकालेंगे, और कुल लागत से हम लोग जानते हैं कि सीमांत लागत निकालने के लिए कुल लागत का जो फलन है उसका हम अवकलन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। और यहाँ पर जो वस्तु की मात्रा है उसको x के रूप में प्रदर्शित किया गया है। फलन को देखिए x के रूप में लिखा गया है। x जो है ये वस्तु की मात्रा है और c जो है वो कास्ट है। कई बार उसको x से या क्वांटिटी q से जनरली हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम उत्पादन जो है वो x से दिखाया गया है और लागत फलन है, कुल लागत का फलन c से दिखाया गया है। अगर इस कुल लागत फलन का हम अवकलन करें तो सीमांत लागत फलन मिलेगा। तो करके देखिए, ये देखिए ये सीमांत औसत कुल लागत है। हमने सीधे इसका अवकलन कर लिया है और अवकलन यहाँ देखिए d/dx c कर रहे हैं, अर्थात इसका अवकलन x के सापेक्ष। तो 3 से यहाँ गुणा होगा तो 3 और 3 कट जाएंगे, 2 बच जाएगा और 1 घात x की घटेगी तो 2x² यहाँ बचेगा। ये है 2 से 5 का गुणा होगा, 5 दूना 10 ऋण 10x बचेगा। 25x में से x गायब होगा, 25 बचेगा। और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसका अवकलन 0 होता है, इस नाते वो नहीं रहेगा। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन ये बन के आएगा 2x² - 10x + 25। ये सीमांत लागत हो गई। और अभी हमने बताया था कि औसत आय और सीमांत आय, और औसत आय ही मूल्य होता है, इस नाते मूल्य फर्म के लिए बराबर होते हैं। इस नाते जो औसत आय है या जो मूल्य है वही उसकी लागत है, सीमांत लागत। और ये मूल्य दिया हुआ है 37, तो यही AR है और यही EMR है। तो सीमांत आय 37 है। तो अब सीमांत लागत ये है और सीमांत आय 37 है और संतुलन में MC और MR बराबर होना चाहिए। इस नाते MC बराबर अगर हम 37 लिख दें तो ये MC है और ये MR है। MC बराबर MR, और इसको लिख सकते हैं 2x² - 10x + 25 = 37। और इसको 37 को इस पार लेकर उधर 0 करें तो ये आएगा इधर, तो 37 में से 25 घट के 12 हो जाएगा माइनस, और ये यथावत रहेंगे। तो अब ये हो जाएगा 2x² - 10x - 12 = 0। और इसको हमको हल करना है, x का मान इसी समीकरण से निकालना है। इस समीकरण की घात 2 है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ये वर्ग समीकरण कहलाते हैं। और इनको हल करने की कई विधियां हैं, वो यहाँ तो नहीं बताई जा सकती, ये आपको अलग से पढ़ने होंगे। और जिस विधि से हम इसको हल करते हैं, ये गुणन विभाजन की विधि सबसे आसान सी लगती है। पहले उसको ट्राई करते हैं, जब नहीं होता तब दूसरी विधियों का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि पूरे समीकरण को हम 2 से अगर भाग दें तो समीकरण छोटा हो जाएगा। और समीकरण के संदर्भ में ये कहा जाता है, या जानते हैं आप जैसे, कि अगर पूरे समीकरण को किसी भी संख्या से आप गुणा कर दें या किसी भी संख्या से आप भाग दे दें तो समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए अगर हम इसको 2 से भाग दें तो ये हो जाएगा 2x² का x², 10x का 5x, 12 का 6 बराबर 0। तो ये बराबर 0 आ गया। अब यहाँ क्योंकि गुणांक नहीं है, इसको हल करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया। अब इस 5x को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, x², इसको लिख रहे हैं +x - 6x, और इसका अर्थ हुआ कि -6x में से 1x घटेगा तो ये फिर -5x ही रह जाएगा। अर्थात ये समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखेंगे तो एक फायदा ये हुआ कि अब x को यहाँ कॉमन लेके x + 1 लिख सकते हैं इतने का, और यहाँ -6 को कॉमन लेके x + 1 लिख सकते हैं। जब ये खुलेगा तो फिर 6x - 6 हो जाएगा। अर्थात जो समीकरण ये है वही ये है। और अगर इनमें इनको हम अलग करके इनको अलग कर दें तो 2 खंड इसके हो जाएंगे, x + 1 x - 6 बराबर 0। और अब इससे ये 2 संख्याएं हैं, इनका और इनका गुणनफल 0 है, तो जाहिर है कि दोनों में से एक 0 होगी तभी ये 0 आएगा। अगर x + 1 बराबर 0 तो x का मान -1 आएगा। अगर x ऋण 6 बराबर 0 तो x का मान 6 आएगा। इसलिए इस इक्वेशन में x के 2 मान आएंगे, एक होगा x का मान ऋण 1,
एक का मान होगा 6 प्लस, और क्योंकि उत्पादक जो उत्पादन करता है वो उत्पादक धनात्मक होता है, और क्योंकि माइनस उत्पादन होगा नहीं, इसलिए x बराबर माइनस हमारे लिए बेकार है, हमारे अर्थ का नहीं है। और हमारे अर्थ का जो है वो है x बराबर 6, अर्थात कुल उत्पादन की मात्रा होगी इस फलन और इस आय फलन के आधार पर 6। और जब x बराबर 6 होगा तो क्योंकि MC बराबर MR है, इस नाते प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर हानि होती तो हानि न्यूनतम होती, लेकिन इस फलन में हानि नहीं हो रही है, लाभ हो रहा है, इस नाते लाभ ही आपसे पूछा जा रहा है। और हम दूसरी शर्त भी ये देख सकते हैं कि क्या दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है इस बिंदु पर। तो MC जहाँ पर है उस फलन को आप देखिए, MC का फलन है ये, इसका एक बार अवकलन कर दीजिए तो उसके अवकलन ज्ञात हो जाएंगे, और उस अवकलन का मान अगर आप निकालेंगे तो मैं यहाँ निकाल के आपको दिखा दूँ। जैसे देखिए ये है 2x² d/dx c है, ये है कुल लागत का अवकलन करने पर जो मिला है, ये सीमांत लागत है। इसका फिर अवकलन करिएगा तो देखिए 2 दूना 4x माइनस 10 ये बराबर 0, और ये हुआ MC का जब आप अवकलन करेंगे तो, और जब x बराबर 6 होगा यहाँ लिखेंगे तो 4 ये 10x है, 10x यहाँ पर 224x माइनस 10, MC ठीक है, ये हो रहा, हमको थोड़ा सा वो लगा। 2 दूना 4x ये आया देखिए, और ये आया 10x 10, ये क्या है, यही है, फिर लिखने की जगह यहाँ नहीं है, d/dx से MC है। और क्योंकि x बराबर 6 आया है, और x की जगह पर जब 6 लिखेंगे तो 4 6 24 ये हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा, और इसमें जो बचेगा वो 14 इज ग्रेटर देन 0 है। ये देखिए 14 का मान धनात्मक है, ये 0 से ज़्यादा है, इस नाते फलन जो है ये x बराबर 6 पर अधिकतम लाभ होगा। दोनों शर्तें पूरी हो जा रही हैं, इसलिए तो x का मान 6 आ गया। अब अगर आपसे कोई कहे कि आउटपुट तो हमने बता दिया, अब कोई कहे कि नेट प्रॉफिट कितनी होगी, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट घटानी होगी, और घटाने पर जो फलन आएगा उसमें x बराबर 6 लिखना होगा, तब जाके प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है TR अर्थात टोटल रेवेन्यू, हमारे पास केवल प्राइस दी हुई है, ये औसत आय है, ये मूल्य है, और मूल्य में जब उत्पादन से गुणा करेंगे बिक्री की मात्रा से तब कुल आय मिलेगी, और ये x जो है उत्पादन या बिक्री की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। तो TR बराबर P/x होगा, P बराबर है 37, और x से गुणा करेंगे तो 37x आएगा। और अगर आप x बराबर 6 लिखें और उसका गुणा करके देख लें तो 37 गुणे 6 बराबर 222 आएगा। TC जो है यहाँ दी हुई है, ये फंक्शन है TC का, C बराबर इतना, इसमें आप x की जगह पर 6 हर जगह पर लिखें तो 6 गुणे 6 बराबर 36 गुणे 6 बराबर 216, उसको 2/3 करेंगे, 216 को 3 से काटेंगे 72 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 144 आएगा। ऐसे फिर 6 गुणे 6 बराबर 36 में 5 से गुणा करेंगे, फिर 25 में 6 से गुणा करेंगे, धन 60 करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, ये 216, ये 36, ये और ये ऐसे करके आ गया 174। तो TC बराबर 174, TR बराबर 222, TR में से TC घटाएंगे तो पाई जो है प्रॉफिट को दिखाता है, प्रॉफिट बराबर होगा TR माइनस TC, TR है 222, TC है 174, लाभ मिला 48। तो ये लाभ की मात्रा जो है टोटल वो होगी 48, और वस्तु की कुल मात्रा होगी जो उत्पादित की जाएगी वो होगी 6। 2 प्रश्नों के हल हो गए। आगे लिखा हुआ कैलकुलेट AC
तो AC के अगर कैलकुलेट करना है तो हमको इसी कुल लागत फलन से औसत लागत फलन निकालना होगा। और जब ये टोटल कास्ट दी हुई हो फंक्शन, इसमें उत्पादन की मात्रा से भाग दे दीजिए, यहाँ x है तो ये AC आ जाएगा। और इस नाते इस फलन में अगर आप x से भाग दें तो हर यूनिट हर टर्म में x से भाग होगी। यहाँ x से भाग देंगे तो घात 1 घट जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ घात 1 हो जाएगी, यहाँ घात खत्म हो जाएगी और यहाँ 60/x हो जाएगी। ये वैल्यू देखिए नीचे लिखी हुई है। AC बराबर TC में x से भाग दीजिए और जब ये भाग देंगे तो एक एक घातें घटते हुए यहाँ की घात समाप्त होगी और इसमें x से भाग होगी तो ये 60/x होगी। अगर इसमें आप 6 का मान हर जगह रखेंगे तो ये हल होके आ जाएगी और हमें AC प्राप्त हो जाएगी। तो औसत लागत भी इस फलन से, ये औसत लागत का फलन हुआ, इसमें x का मान रख के AC को निकाला जा सकता है, वो निकल जाएगी। तो इस प्रकार से औसत लागत को निकाला जा सकता है। और सीधे अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ से भी निकल सकती है। ये कुल लागत है 174, कुल उत्पादन है 6, तो टोटल कास्ट में अगर आप उत्पादन की मात्रा से 6 से भाग दे दें तो TC है 174, x की मात्रा है 6, AC होगी TC/x और 174 में 6 से भाग देंगे 29 आएगा। इस समीकरण को जब आप x की जगह पर 6 लिख के हल करेंगे, जैसे यहाँ 6 × 36 गुणे 2/3 और 6 × 5 30 और 25 और 60 में 6 से भाग देंगे 10 और इनको जब हल करेंगे तो यही 29 आएगा जो औसत लागत है। तो औसत लागत के फलन भी मिल गए। प्रति इकाई लाभ अगर वो पूछ रहा था तो अभी हम लोगों ने देखा था कि लाभ की मात्रा है 48, ये कुल लाभ है और इसमें अगर कुल उत्पादन से भाग अर्थात 6 से भाग दे देंगे तो 48 में 6 से भाग देने पर लाभ निकल जाएगा प्रति इकाई। ये यहाँ लिखा हुआ पाई इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट इज 48, टोटल आउटपुट इज x, तो पर यूनिट प्रॉफिट होगा 48/6 बराबर 8। तो ये औसत लागत है, ये प्रति इकाई लाभ की मात्रा है, ये कुल लागत है और ये कुल आय है 222। ये सारी सूचनाएं हमको इस समीकरण से मिल गई। अब एक और विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे अल्टरनेटिव मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं, वो भी आपको जानना चाहिए और उसी बहाने कुछ और चीज़ें हम सीख लेंगे। और वो मेथड क्या है? क्योंकि उत्पादक या फर्म अपने लाभ को अधिकतम करती है संतुलन में और इक्विलिब्रियम के आउटपुट ही हमको बताने हैं, इक्विलिब्रियम के ही प्रॉफिट बताने हैं, तो इक्विलिब्रियम की स्थिति में लाभ अधिकतम होता है। इसलिए अगर हम फर्म के लाभ को मैक्सिमाइज कर दें, अधिकतम निकालने का प्रयास करें, तो ये सारे जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं वो तब भी हल हो जाएंगे। और वैसी स्थिति में हम अब की बार प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का मतलब हुआ है कि टोटल कास्ट फंक्शन, टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में से टोटल कास्ट का फंक्शन घटा के प्रॉफिट का फंक्शन प्राप्त करें और प्रॉफिट के फंक्शन को फिर मैक्सिमम करें। और जब मैक्सिमम होगा तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, x के किस मान पर ये अधिकतम होगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी। और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो प्रॉफिट फंक्शन में उसको रख के प्रॉफिट निकाल लेंगे, टोटल रेवेन्यू फंक्शन में रख के टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे, AC फंक्शन में रख के उसको औसत लागत निकाल लेंगे, वहाँ से भी सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो यहाँ अब उसका जो दूसरा मेथड है वो हम आपको बता रहे हैं। ये मेथड है दूसरा कि हम पाई ज्ञात करें प्रॉफिट और TR में से, कुल आय में से कुल लागत को घटाएं और कुल लागत जब घट के प्रॉफिट आ जाए तो इस प्रॉफिट फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करें। और मैक्सिमाइज करने की ये 2 शर्तें हम लोगों ने पढ़े हैं कि कोई भी फलन अधिकतम कब होता है। तो पहली शर्त होती है कि फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। ये अधिकतम और न्यूनतम दोनों के लिए जरूरी होता है। तो इस शर्त को हम पूरा करेंगे। लेकिन दूसरी शर्त अलग अलग होती है। अधिकतम होने की शर्त होती है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है उसका मान ऋणात्मक हो, और हानि होती है न्यूनतम की स्थिति की तो वहाँ पर वो अधिकतम वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो वैसी स्थिति में ये 2 शर्तें हमको पूरी करनी है कि पाई का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और पाई का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो। ये दोनों शर्तें हमको देखनी है। और ऐसी स्थिति में जब आप पाई निकालोगे
तो टी आर है, यहाँ निकाल चुके हैं 37 औसत मूल्य है, इसमें x का गुणा होगा तो ये कुल आय हो जाएगी, और ऋण उसमें से ये औसत लागत के फलन घटाएंगे, घटा दिया, ब्रैकेट में लिखा हुआ इस नाते क्योंकि पहले ऋण चिन्ह है, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो सारे चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण होगा, ये धन होगा, ये ऋण होगा, ये ऋण होगा, और जब ये सारे हो जाएंगे तब उनको हम लिखेंगे, और वो हमने एक साथ ही लिख दिया। देखिए 36x को छोड़ दिया, अभी बाद में उधर लिखाएंगे 25x में से उसको घटाते हैं, बीच के ये चिन्ह ऋण है तो यहाँ ऋण लिख दिया, ये चिन्ह ऋण का धन हो जाएगा, धन कर दिया, ये चिन्ह ऋण का यहाँ ऋण करेगा, और ये 37 धन है और 25 ऋण है, 37 में से 25 घट के 12 प्लस आएगा, और ये चिन्ह ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण है, इस नाते ये 60 रहेगा। तो पाई का ये फंक्शन हमको मिल गया, ये लाभ का फलन है, और इसी लाभ के फलन का हमको अवकलन अब निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकालेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये अवकलन होगा, 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 3 कट जाएगा, 2x² बचेगा, इसकी घात 1 घटेगी, 5 दूना 10 x बचेगा, 12x का 12 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। और क्योंकि लाभ अधिकतम करने के लिए इस फलन को 0 होना जरूरी है, इस नाते हम सीधे इसका मान अगर 0 कर दें तो हमने 0 कर दिया इसको, और जब 0 किया तो ये फंक्शन हमको मिल गया। अब यहाँ एक बात और बता दें, देखिए अब हम यहाँ भी वही कर रहे हैं कि 2 है, 10 है, 12 है, पूरे फंक्शन को 2 से भाग दे के उसको छोटा कर रहे हैं, तो ये x² हो गया, ये 5x हो गया, ये 6 हो गया। और अगर सुविधा हम करना चाहें तो सारे चिन्हों को अगर हम समीकरण के बदलते हैं तब भी समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता, इस नाते इसको हम धन कर दें, इसको ऋण कर दें, इसको ऋण कर दें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये दोनों बराबर ही होंगे। और आपको ध्यान दिला दें कि जब MC बराबर MR करके वहाँ हम हल किए थे, और वैसी स्थिति में जो अंततः हमको सूत्र मिला था, समीकरण, वो यही था, x² - 5x - 6। देखिए यहाँ जब ये हल करने के बाद ये समीकरण हमको यहाँ MC बराबर MR करके अंततः हल करके आए थे, तो ये मिला था x² + x - 6x करके, ये देखिए x² - 5x - 6, x² - 5x - 6। इसलिए अब जब इसको हल करेंगे तो मान वही आएगा जो यहाँ आया था, x बराबर -1, x बराबर 6, x बराबर -1, x बराबर 6। माइनस तो उत्पादन होगा नहीं, इस नाते x बराबर 6 होगा। तो मेरे कहने मतलब है इस अल्टरनेटिव मेथड से देखिए केवल इतने ही में हमको ये पता चल गया कि उत्पादन कितने होगा संतुलन में, और ये 6 होगा। यहाँ से भी पता चला जब हमने टोटल कास्ट और टोटल रेवेन्यू से MC और MR करके निकाले थे, और जब यहाँ हमने TR में से TC घटा के प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दिया, तब भी मान वही आ गया कि x बराबर 6 पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगी। तो x की वैल्यू हमको मिल गई, वहाँ भी मिली। हमने कहा कि एक तरीका वो है MCMR का, एक तरीका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, दोनों तरीकों से एक ही उत्तर निकलेगा। और अब दूसरी शर्त हमको पूरी करनी, जरा देख लीजिए। इसका मतलब अब एक बार और प्रॉफिट फंक्शन का अवकलन करें, तो एक बार किए थे तो ये आया था, ये वाला, इसका जब फिर अवकलन करेंगे तो ये दूसरा अवकलन होगा, 2 का चिन्ह लगा है, 2 दूना 4 x, 10x का 10, और ये आएगा -4x + 10, और x का मान है 6, तो 6 × 24, 24 में से 10 धन है, और तो ये उत्तर आएगा -14, और जो निगेटिव है -14 जो है ऋणात्मक है, <0 आना चाहिए, तो <0 आया। कन्फर्म हो गया कि जब x बराबर 6 है तो फलन का मान अधिकतम होगा। तो एक उत्तर हमें मिल गया। और अब प्रॉफिट कितनी होगी, ये तो हो गया, प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x = 6। और अगर आप प्रॉफिट फंक्शन में x का मान रख दें, ये देखो ये प्रॉफिट फंक्शन है, पाई = इतना, इसमें अगर x की जगह पर हम 6 लिख दें और इसको हल कर दें तो प्रॉफिट के मान हमको मिल जाएंगे, और ये मान वही आएंगे जो पीछे आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा ये 48 आएगा जब इस फंक्शन में हम प्रॉफिट फंक्शन में x बराबर 6 लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखना आपको, यहाँ ये प्रॉफिट फंक्शन है, ये वाला, मतलब ये वाला,
इसमें लिखेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 216 और गुणे 2/3 तो ये आएगा -72 और ये आएगा 6 दूना 36 गुणे 5 और 6 पच्चे 30 और 6 पच्चे 30 ये कितना हुआ है 36 5 से गुणा करेंगे 5 6 30 और 5 15 3 18 180 आएगा। तो ये आएगा -72 ये आएगा 180 और 12 छक ये 72 आएगा और ये -60 आएगा। जब इनको हल करेंगे तो उत्तर 48 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम प्रॉफिट को ज्ञात कर सकते हैं। प्रॉफिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूटिंग x = 6 इन प्रॉफिट फंक्शन वी गेट प्रॉफिट इज 48। ये नेट टोटल प्रॉफिट है। और अब यहीं से हमको अगर कोई कहे कि पर यूनिट प्रॉफिट कितनी होगी तो 48 प्रॉफिट पूरी है। तो पर यूनिट प्रॉफिट फंक्शन जो है ये प्रॉफिट में x से भाग दे दीजिए और ये देखिए प्रॉफिट फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ मैंने हल भी कर दिया है, जो अभी यहाँ हल करा रहा था देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है 6 गुणे 6 36 बटा 2/3 ये है 30 ये 12 ये है 10 और ये इस तरह से प्रॉफिट के फंक्शन जो हैं ये घट के आए हैं यहाँ पे। ये dy/dx के मान हैं। अच्छा ये पर यूनिट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट फंक्शन में x से भाग दिया हुआ है। जब x से भाग दिया गया तो ये जो है फंक्शन जो है x से भाग देने का सीधे मतलब हुआ ये वाला हिस्सा हुआ। और ये देखिए ये किया 2/3 x² धन 5x धन 12 और 60/x और इसको हल किया तो 8 आ गया। तो इस तरह से ये पर यूनिट प्रॉफिट आया। और अगर इसमें रखेंगे तो टोटल प्रॉफिट आएगी और जो 48 है। तो इस तरह से हम दो तरीकों से फर्म के संतुलन की स्थिति को हल कर सकते हैं। एक को लागत फलन और आय फलन के जो भी रूप दिए हों, जैसे हमको यहाँ औसत लागत दे दिया, औसत आय दे दिया या प्राइस दे दिया, हो सकता है वो टोटल रेवेन्यू को फंक्शन देता। जब टोटल रेवेन्यू को फंक्शन देता तो हम उसको डिफरेंशिएट करके मार्जिनल कास्ट निकालते और मार्जिनल रेवेन्यू निकालते। और जब उसने सीधे हमको दे दिया मूल्य के फलन, और हम जानते हैं कि फर्म के संदर्भ में मूल्य जो है वो सीमांत आय और औसत आय एक ही होती है, इस नाते हमने उसमें उसको सीमांत आय को भी 37 माना, क्योंकि जो मूल्य होता है वही सीमांत आय होती है, हर इकाई एक ही मूल्य पर बिकती है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमको हमारे प्रश्न में कितनी सूचनाएं दी गई हैं, उन सूचनाओं से हमको कौन सी सूचना चाहिए ये निकालना है। जैसे हमको एमसी चाहिए तो टीसी से एमसी निकालेंगे। जैसे हमको प्रॉफिट चाहिए तो हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट घटाएंगे। हमको अगर औसत लागत चाहिए और कुल लागत का फलन दिया है तो कुल लागत में क्वांटिटी से भाग देके औसत लागत का फलन निकालेंगे। अगर औसत लागत का फलन दिया है, कुल लागत का फलन निकालना है तो उसमें x का गुणा करके अर्थात कुल उत्पादन मात्रा से गुणा करेंगे औसत लागत को तो कुल लागत निकलेगी। तो औसत लागत दी हो तो कुल लागत निकालेंगे, फिर कुल लागत का अवकलन करके तब सीमांत लागत निकालेंगे, क्योंकि हमको सीमांत लागत चाहिए। इसलिए हम आपको बता दें कि हो सकता है कि वो जो दो सूचनाएं आपको दी जाएं, एक सूचना औसत लागत की हो और एक सूचना औसत आय की हो। तो औसत आय से तो सीमांत आय पूर्ण प्रतियोगिता में निकल जाएगी क्योंकि दोनों बराबर होती हैं, लेकिन औसत लागत से सीमांत लागत नहीं निकलेगी। सीमांत लागत तभी निकलेगी जब आपको कुल लागत का फलन प्राप्त हो। तो औसत लागत से पहले उत्पादन की मात्रा से गुणा करके जो यहाँ x है हम कुल लागत निकालेंगे, फिर कुल लागत का अवकलन करके तब सीमांत लागत निकालेंगे, तब सीमांत आय और सीमांत लागत फलनों को बराबर करेंगे, तब x के मूल्य आएंगे और तब हमारी सारी प्रक्रिया ऐसे शुरू हो जाएगी। तो एक वीडियो में एक ही सवाल हम लोग हल कर पाए, और हल इसलिए कर पाए क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि हमने आपको दोनों मेथड बताए, एक इस विधि का और एक इस विधि का, और इसी के माध्यम से आपको मैक्सिमम मिनिमा का भी एक सवाल हल हो गया
जिसमें हमने प्रॉफिट को या किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज किया। तो दो सवाल आपके हल हो गए, एक तो आपने इक्विलिब्रियम की स्थिति को भी हल कर लिया और दूसरे मैक्सिमा मिनिमा का भी एक सवाल हल कर लिया कि किसी फलन को मैक्सिमम कैसे करते हैं और मैक्सिमम की शर्तें क्या हैं और मैक्सिमम मान कैसे निकालते हैं। तो बीच बीच में हम आपको इस तरह से विभिन्न चैप्टर्स पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम निकाल के आपको बताते रहेंगे। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको डिफ्रेंसिएशन नहीं आते होंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ग्रेजुएशन लेवल पर फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं और मैथमेटिक्स जो है वो थर्ड ईयर में जाके पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ विद्यार्थियों को लिए उनको लिए मैथमेटिकल ज़रूरी नहीं, लेकिन जो थर्ड ईयर लेवल के हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं उनको मैथमेटिकल की ज़रूरत है, या जो यूजीसी के नेट वगैरह के लिए पढ़ते हैं उनको ज़रूरत है। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कम से कम हल्का सा डिफ्रेंसिएशन करना सीख लें, और आगे कहूँगा कि इंटीग्रेशन भी सीख लें बहुत हल्का, ताकि इस तरह के जो हमको फलन मिलते हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, और कर पाएंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। तो ये प्रयास आप करें और बेहतर लगेगा आपको। और मैं आपको उत्साहित इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपसे कम गणित एक तरह से पढ़ी होगी। मैंने केवल हाई स्कूल तक गणित पढ़ी है, हमें पढ़ाया गया, उसके बाद हम तो आर्ट्स पढ़ते थे तो गणित छूट गई हाई स्कूल के बाद। और उस ज़माने में वो गणित नहीं पढ़ाई जाती थी जो हाई स्कूल में आज पढ़ाई जाती है। इसका मतलब ये उससे हल्की गणित हमने पढ़ी है, और उसके बाद भी हमको किसी ने पढ़ाया भी नहीं, और उसके बाद भी हम आपको गणित पढ़ा रहे हैं। तो आप भी पढ़ सकते हो, कठिन कुछ नहीं होता। आप पढ़ना शुरू करोगे सब समझ में आएगा, धीरे धीरे रुचि बढ़ती जाएगी, जितना पढ़ोगे उतना बेहतर लगेगा। तो इन सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।